Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Assessment of Learning Unit First, जो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर बीएड में। और इसका फर्स्ट टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया मेजरमेंट का, असेसमेंट का और इवेल्युएशन का, यानी कि मापन का, आकलन का और मूल्यांकन का। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने उसमें क्लियर किए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूल्यांकन की आवश्यकता एवं क्षेत्र, यानी कि नीड एंड स्कोप ऑफ इवेल्युएशन। मतलब हमें क्यों जरूरत पड़ती है मूल्यांकन की, इवेल्युएशन की, और इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन इवेल्युएशन के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। शिक्षा का संबंध बालक के सर्वांगीण विकास से है। मतलब जो शिक्षा है वो बच्चों को क्यों दी जाती है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब ऑल ओवर ऑल राउंड डेवलपमेंट उनका हो सके। जैसा कि आपको पता ही है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, सब कुछ उसमें टोटल ओवरऑल सब कुछ आ जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास भली भांति किया जा सकता है। मतलब जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा क्यों दी जाती है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके एम्स हैं, उसको देखने के बाद ही उसको प्राप्त करके बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका होता है भली भांति, मतलब अच्छी तरीके से। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मतलब इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित रहता है। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसके द्वारा ही मूल्यांकन किया जाता है। मापन द्वारा विभिन्न गुणों, योग्यताओं या विशेषताओं को परिमाण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अमुक विद्यार्थी ने 100 में से 80 अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 100 में से 80 अंक ही प्राप्त करे, और कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को क्या किया जाता है, मूल्यांकित किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है इसका कब, जब आप पूरे साल का सेशन एक तरीके से ख़त्म करते हैं, तब उसका मूल्यांकन किया जाता है। आपका एक तरीके से ओवरऑल रिजल्ट तैयार किया जाता है कि बच्चे ने पूरे साल की, बच्चे की क्या अचीवमेंट थी, क्या क्या अचीव किया उसने, क्या क्या सीखा, उसके बाद ही इवेल्युएशन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ इवेल्युएशन। क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इवेल्युएशन की, क्या आवश्यकता है कि बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है। तो इसमें है शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, जो इवेल्युएशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए इसकी आवश्यकता है, मतलब इसकी नीड पड़ती है, ताकि बच्चों को उनका एक तरीके से उनकी प्रोग्रेस बताई जा सके कि उन्होंने कितना सीखा। क्योंकि शिक्षा में मूल्यांकन के प्रयोग से यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षार्थी, यानी कि जो स्टूडेंट है, उसने क्या और कितनी उपलब्धियां अर्जित की हैं। मतलब क्या सीखा है, कितना अर्जन किया है। मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा अर्जित उपलब्धियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। मतलब जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, इवेल्युएशन प्रोसेस है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, अर्जित उपलब्धियां, मतलब जितना उसने सीखा है, जितना उसने उपलब्ध किया है, उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है उसको इवेल्युएट करके। जैसा कि उसके एग्जाम्स लेके, या उसके पेपर, टेस्ट पेपर करा के, क्लास टेस्ट करा के, या फिर किसी भी तरीके की एक्टिविटी करवा के। मूल्यांकन का महत्व अभिभावकों, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, शिक्षक यानी कि टीचर्स, एवं छात्रों यानी कि स्टूडेंट्स, तीनों के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि शिक्षक और अभिभावक, शिक्षकों एवं छात्रों तीनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक भी छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों में अवगत हो जाने के उपरांत अगली परीक्षाओं की उपलब्धियों क्या करते हैं, वो अगली जो परीक्षाएं हैं उसमें छात्र को उचित मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देने का प्रयास करते हैं। मतलब पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा बच्चों को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। वो एनकरेज होते हैं उनकी बातों से, उनके जो भी वो उनको बढ़ाने के लिए, उनको जो भी ज्ञान दिया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। उससे क्या करते हैं, बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, उनको एक तरीके से क्या एनकरेजमेंट मिलता है। छात्र में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। मतलब बच्चों के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और ज़्यादा आत्मविश्वास उनका बढ़ता है। इसी में हम देखेंगे मूल्यांकन का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन क्या है, तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स देखेंगे। जिसके अंदर पहला पॉइंट है हमारा, मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक तथा उपयोगी है। मतलब उचित शैक्षिक निर्णय के लिए
आवश्यक भी है और उपयोगी भी है। सेकंड देखेंगे हम, मूल्यांकन का संबंध शिक्षा उद्देश्यों से होता है, शिक्षण के उद्देश्यों से मतलब टीचिंग ऑब्जेक्टिव से इसका रिलेशन होता है। उसके बाद है थर्ड हमारा, मूल्यांकन शिक्षण की प्रभावशीलता को इंगित करता है। फोर्थ हमारा इसके अंदर, मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम मतलब हमारा करिकुलम, शिक्षण विधियां मतलब हमारे टीचिंग मेथड्स, सहायक सामग्री मतलब जो टीचिंग एड्स होते हैं एक तरीके से जो सहायता करते हैं टीचर्स की उनको टीच करने के लिए आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन के लिए तथा अध्यापकों को शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब छात्रों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए और शिक्षक को पढ़ाने के लिए और ज़्यादा एनकरेज करता है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर, मूल्यांकन द्वारा छात्रों की बुद्धि, रुचियों मतलब उनका जो मेंटल लेवल है, उनकी रुचियां हैं, उनका इंटरेस्ट है, अभिक्षमताएं हैं मतलब उनकी कैपेसिटी कितनी है, कुशलताएं हैं मतलब उनकी स्किल्स है, योग्यता मतलब उनकी एबिलिटीज़ हैं, दृष्टिकोण मतलब उनके देखने का तरीका, देखने का नज़रिया एवं व्यवहारों की जांच का ज्ञान संभव है। सेवंथ हम देखेंगे इसके अंदर, मूल्यांकन द्वारा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एट्थ हम देखेंगे इसके अंदर, मूल्यांकन द्वारा छात्रों की उन्नति एवं प्रगति मतलब उनकी प्रोग्रेस के लिए और उनकी और ज्यादा प्रगति के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है या फिर की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो मूल्यांकन होता है इसके अंदर मतलब जो इवेल्युएशन है, इसके अंदर जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल पेडागोजी सब्जेक्ट्स। तो इसके अंदर जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये प्रोफेसर ब्लूम द्वारा दी गई थी। एक तरीके से इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद उन्होंने अपने 3 डोमेन्स के बारे में बताया। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इवेल्युएशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी बेसिकली है क्या, व्यवहार के उपरोक्त 3 पक्षों शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, अधिगम अनुभव की योजना तथा व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करने का संक्षिप्त विवरण प्रोफेसर ब्लूम के अनुसार इस प्रकार है। मतलब जो इन्होंने अपने 3 डोमेन्स बताए कि किस तरीके से बच्चे ज्ञान का अर्जन करते हैं, उनका कॉग्निटिव डोमेन क्या है। नेक्स्ट हम 2 और देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला डोमेन हम देखेंगे इनका ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। तो ज्ञानात्मक पक्ष हमारा क्या है, व्यवहार के इस पक्ष का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने 1956 में किया, मतलब 1956 में किया। इन्होंने 1956 में ही एक्सपेरिमेंट करके इसको वर्गीकृत किया था 3 पार्ट्स में। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण मतलब जो हमारा ज्ञान है उसको हम दोबारा से स्मरण करें, दोबारा से उसको याद करें, पहचाने उस चीज को। बौद्धिक क्षमताएं इसके अंदर आती हैं एवं कौशलों के विकास से होता है, मतलब पुराने ज्ञान को भी हम स्मरण करें, पहचान एक तरीके से बौद्धिक क्षमता जो होती है वो होनी चाहिए और हमारे कौशलों का विकास होता है इससे। अब इसके अंदर कुछ हमारे पॉइंट्स दिए होते हैं। प्रोफेसर ब्लूम ने इस पक्ष का विवरण निम्न दिया है, मतलब निम्नलिखित तरीके से दिया है। जो हमने कॉग्निटिव डोमेन देखा, कॉग्निशन क्या होता है, हमारा संज्ञान। एक तरीके से वो मेंटल प्रोसेस होती है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमारे माइंड में स्कीमा बन रहा है, किस तरीके से हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है। अगर हम किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है और उस चीज़ को हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन हम लंबे प्रोसेस में एक तरीके से अगर कोई काम करते हैं, बार बार दोहराते हैं उस चीज़ को, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, क्योंकि वो हम बार बार कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस है हमें और हम उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। तो जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निशन है, हमारा संज्ञान है, उसके लिए कुछ 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रोफेसर ब्लूम ने। तो सबसे पहला क्या है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। सेकंड है हमारा अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, मतलब पहले हम नॉलेज लेते हैं फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। थर्ड है अनुप्रयोग, फिर उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। फोर्थ है हमारा विश्लेषण, अप्लाई करने के बाद उसको एनालाइज करना, एनालाइज किया, विश्लेषण किया उसका। फिफ्थ है इसमें संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस किया। उसके बाद सिक्स्थ हम लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये 6 इसके अलग अलग विवरण इस तरीके से इसमें दिया गया है जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है फर्स्ट, जो प्रोफेसर ब्लूम ने दिया ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, हम इसके अंदर भावात्मक पक्ष यानी कि इफेक्टिव डोमेन, ये हमारा सेकंड डोमेन है, भावात्मक पक्ष यानी कि इफेक्टिव डोमेन। तो इसके अंदर क्या है, व्यवहार के इस पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, कर्तवाल तथा बीबी मसिया
ने 1964 में किया। इस पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध बालक की रुचियों, मतलब उनके इंटरेस्ट, उनके संवेगों यानी कि इमोशंस तथा मनोवृत्तियों से होता है। इफेक्टिव डोमेन के अंदर हमारे 6 पॉइंट इसके अंदर भी हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है आग्रहण, इसके अंदर मतलब रिसीव करना किसी भी चीज़ को। उसके बाद सेकंड है अनुक्रिया यानी कि उसको रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्डिंग। थर्ड है हमारा इसके अंदर अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग। फोर्थ है हमारा अवधारणा यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर व्यवस्थापन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। और सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर चरित्रीकरण यानी कि कैरेक्टराइजेशन। तो ये 6 पॉइंट्स हमारे भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर थर्ड पॉइंट, जिसमें है क्रियात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। सॉरी, दिस इज नॉट कॉग्निटिव डोमेन, दिस इज साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक पक्ष। और इसके अंदर हमारे 5 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन। सेकंड है हमारा इसके अंदर व्यवस्था यानी कि SET सेट। थर्ड है हमारा इसके अंदर निर्देशित अनुक्रिया यानी कि गाइडेड रिस्पॉन्स। फोर्थ है हमारा इसके अंदर कार्य प्रणाली यानी कि मैकेनिज्म। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। तो ये 5 इसके अंदर पॉइंट्स थे क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन के अंदर। तो जो प्रोफेसर ब्लूम है, उनकी ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर 3 डोमेन है। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है हमारा इफेक्टिव डोमेन और थर्ड है हमारा साइकोमोटर। यानी कि टोटली हमारा एक तरीके से ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये 3 आपको डोमेन्स इसमें याद करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लूम टेक्सोनॉमी के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।